हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल ट्रिकी मैकेनिकल एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि झारखंड बीएड का जो हम है पल पल अपडेट देते हैं, और इस सेशन में जो हम आपको 2019 का जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उसका बताएंगे। आपको पता है कि हमने हिंदी का बता दिया, इंग्लिश का भी बता दिया। आज हम लोग बताएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि इस सेक्शन से 40 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। जैसे आपको पता है हिंदी इंग्लिश मिला के 30 नंबर रहेगा, और टीचिंग एप्टीट्यूड 40 और रीजनिंग आपका 30। तो ये तो हिंदी इंग्लिश और रीजनिंग तो आसान पोर्शन, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे आपको जज मतलब अच्छा खासा नंबर आप इसी से उठा सकते हो। ठीक है, तो जो कैंडिडेट झारखंड की तैयारी 2022-24 का कर रहे हैं, ये वीडियो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, आप लोग देखिए। और पूरा जब मैं रीजनिंग भी कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड रेगुलर में चलाऊंगा। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो कि टीचिंग एप्टीट्यूड कंटिन्यूस चलाइए। तो आज के सेक्शन में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड चलेंगे। तो चैनल को नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्त को जरूर शेयर कीजिएगा जो भी बीएड में प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, क्योंकि 30 नंबर तक हम लोग कर लिए हैं, है ना, तो उसके लिए कोई डाउट नहीं है। तो 30 तक यदि हो गया तो 31 नंबर अभी हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये सेक्शन 3 है। सेक्शन 1 सेक्शन 2 कंप्लीट कर दिए हैं हिंदी इंग्लिश। अगर नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है दिया हुआ है, नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन में देखिए वीडियो दिया हुआ है, देख लीजिए, या फिर पूरा प्ले लिस्ट खोल के आप देख सकते हैं। ठीक है, अभिवृत्ति क्या है, मतलब जो है इसका क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अभिवृत्ति जो है एक जो प्रवृत्ति है जिसके द्वारा जो है कुछ सीखा जा सकता है ना, या कुछ सिखाया जा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए इसका डायरेक्ट आंसर होगा। ये 4 ऑप्शन पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे डेमो जब समझाऊंगा, जब क्लास पूरा लगेगा तब आपको समझा के बताया जाएगा। ठीक है ना, अभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लुक आपको दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन आपका पूछा गया। तो देखिए, एक भावात्मक प्रकृति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति मन पसंदीदा या नापसंदीदा के रूप में प्रतिक्रिया करती है। ठीक है, आप जो है अनुभव के द्वारा ही जो है अभिवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं, है ना। आप घर से या फिर बचपन से ही सीख के नहीं आते हैं। आप जैसे इस दुनिया में प्रचलन करेंगे, धीरे धीरे एक एक चीज का आपका मनोवैज्ञानिक जो सोच है बढ़ती जाएगी, और क्या अच्छा क्या बुरा ये आप खुद ही जज कर पाओगे। इसी का मतलब होता है अभिवृत्ति, है ना। तो जज कर पाओगे, और अगर आप चाहते हो, क्योंकि आप तो टीचर बनने वाले हो, तो किसी ये खासकर आपका स्टूडेंट को ही फोकस किया जाएगा, जो स्टूडेंट को आप पढ़ाएंगे। यही है टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि आपका सोचने की क्षमता, कि आप दुनिया को किस नजर से सोचते हैं। ठीक है, दैट इज द। तो ये क्वेश्चन इतना ये नहीं है, ये बस एक तत्व है। जब आप पूरा जब टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया जाएगा तब आपको ये पॉइंट आउट सब जो है क्लियर कराया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक मिनट, 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अभियोग्यता के संबंध में सही कथन क्या है। अभियोग्यता, अब अभियोग्यता के बारे में क्या संबंध सही है ये भी ध्यान से देखिए। समायोजन करने की क्षमता का नाम अभियोक्ता होता है, सीखने की क्षमता का नाम अभियोक्ता होता है, संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम अभियोक्ता होता है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है वो डी हो जाएगा। तीनों सही है, ये तीनों ऑप्शन जो है ये अभियोक्ता का मतलब इससे संबंध है। कैसे? नियोजन, समायोजन, माने किसी चीज का जो है सॉल्यूशन, सीखने, अगर आप चाहते हैं सीखना, देखिए उम्र आप बूढ़े भी हो जाए तो सीखना कभी भी कम नहीं हो सकता है। ठीक है, ये चाहत हमेशा रहता है हर इंसान का। अगर आप टीचर हो तो आप मन में जरूर सोचते कि काश हम एक पायलट हो जाते। तो सीखने का उमंग कभी भी घटता नहीं है, लाइफ टाइम चलते रहता है। ठीक है ना, कभी ये प्रोसेस स्लो, कभी फास्ट हो सकता है, कभी आप ज्यादा पढ़ लेते हो तो कभी समय के अनुसार कम पढ़ाई होता है ना। तो यहाँ पे संक्षिप्त तर्क की मतलब पूरी तरह से एकदम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आप जो है चीजों को समझे, यही बात है। ये नहीं कि आधा अधूरा पढ़ लिए और बस उसी में पूरा एक्सप्लेनेशन उसका खोजने का प्रयास कीजिएगा, एज यू वांट टू बी ए टीचर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर ये क्वेश्चन समझ गए तो 33 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति की विशेषता नहीं है। अभी अभिवृत्ति के बारे में बताएं आपको कि अभिवृत्ति जो था वो तो था ही था। अब आप इस ऑप्शन को पढ़िए और ऑप्शन को पढ़ के समझ सकते हैं कि कौन सा नहीं है और कौन सा है। तो ये प्रेरणात्मक होती है, ये हमारे व्यवहार का आधार होती है भाई।
ये अस्थायी होते ही ये सीखी जाती है, सही है। अभिवृत्ति मतलब एक अनुभव होता है जो कि सीखी जाती है, ना कि हम कहीं से सीख के आते हैं। तो कह रहा है ये अस्थायी है, यही ऑप्शन गलत है, ये स्थायी है, ठीक है ना। ये अभिवृत्ति जो है स्थायी होती है। स्थायी मतलब अनुभव से इसको ग्रहण किया जाता है। ऐसा नहीं कि कुछ समय के लिए आप अनुभव लिए और फिर बाद में, कभी होता है कि आप न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़े या लाइफ में कभी भी ऐसा होगा कि आप थर्ड लॉ के बारे में सुने नहीं है ना। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये अस्थायी नहीं होती बल्कि ये अस्थायी होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर है आपका। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है, किस प्रकार से। तो देखो मैं डायरेक्ट ऑप्शन पढ़ देता हूं, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, नहीं तो वीडियो इतना लंबा बन जाएगा कि क्या बताऊं। तो एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगमों को बढ़ा सकता है, मतलब शिक्षा की मतलब शिक्षा पढ़ाने के तरीका को बढ़ा सकता है। कैसे, स्टूडेंट के लाइफ में विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन में साथ सम्मिलित करा के, मतलब आप जो पढ़ा रहे हैं उसको उनके लाइफ से जोड़ के अगर पढ़ाएंगे तो वो बहुत जल्दी समझेंगे और बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है ना। और इसी को बोलते हैं अधिगम को बढ़ा के, मतलब स्पीड को फास्ट करके, इफेक्टिव पढ़ाई इसको बोलते हैं। प्रभावी यानी इफेक्टिव पढ़ाई। आप उनको इस प्रकार पढ़ाइए, आप पढ़ाई के नजर से ना पढ़ाइए, उसके जीवन से रिलेटेड करके चीजों को पढ़ाइए तो मस्त पढ़ाई होगा। यही एक टीचर का क्वालिटी होता है जो स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, ठीक है ना। उससे को रिलेट करके आपको पढ़ा देंगे तो वो जिंदगी में वो चीज कभी भूलेंगे नहीं, है ना। चलो तो इसका ऑप्शन डी रहा 34 नंबर का। 35 नंबर देखते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लग जाओ। आ गया। जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो ये बात है कि संकेत किसका है। ये इस बात का संकेत है, किसका। ये ऑप्शन में से आपको ढूंढना है। बच्चा बुद्धिमान नहीं है, मतलब क्या बोल रहा है, आप ज्यादातर पढ़ रहे हो, मतलब आप नहीं, बच्चे लोग को आप पढ़ा रहे हो। तो बच्चा लोग जो है पढ़ के ऊब रहा है, ठीक है ना, मतलब मन ही नहीं लग रहा उसका। तो इसका क्या कारण है, ऑप्शन देखिए यहाँ पे। बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चों में सीखने की योग्यता ही नहीं है, बच्चों को अनुशासन करने की जरूरत है, संभावित कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। अब देखिए इसका मैं डायरेक्ट आंसर आपको बता दे रहा हूँ, ऑप्शन डी होगा, संभावित कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। अभी आप तो नहीं समझे होंगे, चलिए समझाते हैं। मान लीजिए आप नर्सरी का कोई बच्चा को पढ़ाते हैं, आप पढ़ाते होंगे ए बी सी डी, या फिर ए फॉर एप्पल, या फिर बी फॉर बॉल, है ना। ये अगर आप रेगुलर अगर 2-3 साल तक पढ़ाएं बच्चा को तो बच्चा तो बोर हो जाएगा और बच्चा भी सोचेगा अरे हमको तो ए बी सी डी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर यही तो पढ़ना है। तो उनका जो दिमाग है कैसे बढ़ेगा, उसका दिमाग तो वहीं स्टॉप हो जाएगा। और स्टॉप हो जाएगा तो बच्चा का मन में और पढ़ाई नहीं लगेगा, उसका उबने लगेगा मन में। दो और क्या पढ़ेंगे, ए बी सी डी, ए फॉर एप्पल, ए बी सी डी सब जानते हैं, वो अपने आप को सोचेगा। तो हमें क्या है, यही बोल रहा कि अगर आप एक ही चीज को यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, मतलब एक ही चीज रिपीटेशन बार बार हो रहा है तो बच्चा उबने लगता है। इसीलिए बच्चों को कुछ नया आप पढ़ाइए। आज एप्पल पढ़ाए तो कल यहाँ का, कल वहां का, ऐसे चीजों के बारे में पढ़ाइए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सब कुछ आप किताब से ही दोगे नॉलेज, उनका जो सिलेबस में है। आप अपने अनुभव का जो प्रयोग करके उनको किस प्रकार चेंज करना है वो करके उनको जो है उबन उसका खत्म कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं उबन का मतलब पढ़ने में मन नहीं लगता, सीधा सीधा इसका शॉर्टकट आंसर है। अब देखिए आप भी लाइफ में ऐसा आपके साथ जरूर हुआ होगा कि आप एक जैसा कंटिन्यूस कभी भी पढ़ नहीं पाए होंगे। आपके घर में कुछ कंडीशन ऐसा आया होगा कि उस समय आप पढ़ाई नहीं कर पाए हैं और उस समय आपका पढ़ाई सुस्त हो चुका होगा, है ना। तो ये हर किसी के जिंदगी में होता है, पढ़ाई सुस्त होता है और पढ़ाई कभी फास्ट हो जाता है। कभी भी पढ़ाई जो है स्टॉपेबल नहीं होता है, कभी भी पढ़ाई में मन जो है खत्म नहीं होता है, ये चलते रहता है। लेकिन जो मन उबने का बात कर रहा है उसको कुछ नया नया अगर आप दीजिएगा तो वो इंटरेस्टिंग करके पढ़िएगा, है ना। अगर आपको एक ही चीज को बार बार दिया जाए तो आप बोर हो जाते हो, दैट इज कॉल्ड उबना, है ना। और अगर आप कुछ नया नया चीज पढ़ते हो तो आपको कुछ अच्छा पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगता होगा। तो ये इसका जो है जो आंसर है, जब बच्चा कार्य करते उब जाते हैं तो इस बात पर क्या संकेत है, तो संभावित कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, दैट इज द इट्स राइट क्वेश्चन आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देता हूं मैं 36 नंबर। ये देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म गतिक, है ना। तो सूक्ष्म गतिक का जो है वो सूक्ष्म सबसे छोटा वो लिखना है। लिखना है सूक्ष्म गतिक, मतलब धीरे धीरे आराम से लिखो, मस्त से लिखो, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सिर्फ एक एक नंबर का क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं सब।
निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? सीखने का शैली, तो देखिए जो सीखने का शैली जब थ्योरी पढ़ेंगे इसका तो किताब में आपको मिल ही जाएगा। चाक्षुप, ये जो है चाक्षुप एक शैली है जिसमें सीखने की प्रवृत्ति आपको सिखाई जाती है ना। तो ये देख लीजिएगा। शिक्षण एक प्रक्रिया है, ये क्वेश्चन देखिए, शिक्षण एक प्रक्रिया है, क्या है, किस प्रकार का है? शिक्षक द्वारा अधिगमनकर्ता को ज्ञान करने के संतरण में, अधिगम को निर्देश करने में, अनुदेशन देने की, शिक्षण अधिनियम का सरलीकरण करने की। तो देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षण एक प्रक्रिया है, शिक्षण क्या प्रक्रिया है? ये ऑप्शन डी हो जाएगा, शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की। मतलब अगर आप शिक्षण ग्रहण कर लेते हैं तो आप कोई भी चीज का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, सरलीकरण, सिंप्लीफाइड उसको कर सकते हैं। कोई भी आपके पास ऐसा कंडीशन आ गया है, आप उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन एक अनपढ़ इंसान सोच नहीं सकता, वो किसी दूसरे के पास जाता है हेल्प लेने, अब हम क्या करें, है ना। लेकिन एक पढ़ा लिखा इंसान वो खुद से भी चीजों को कंसीडर और सॉल्यूशन उसका प्राप्त कर सकता है, उसको सिंप्लीफाइड कर सकता है। दैट इज राइट ऑप्शन डी, शिक्षण अधिगमन का सरलीकरण करने की शिक्षण एक प्रक्रिया है। एम आई राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर, शिक्षण और गतिक प्रभावी हो सकता है, जो टीचिंग है वो और अच्छा इफेक्टिव हो सकती है यदि, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन इसका डायरेक्ट में पढ़ दे रहा हूं, ऑप्शन ए इसका राइट है, छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाए। अब कार्य मतलब काम बाम नहीं बोल रहे हैं, आप कोई टास्क दिए उनको, जाइए भाई आप घर में करके आओ, लिख के आओ, पूरा इतना याद करके आओ, तो उनको जो है नो हेल्प, आप समझाए होंगे और जब उसको खुद से प्रयास करने आप दोगे तो आप जो है वो बच्चा खूब ज्यादा सीखेगा, है ना। और जब वो ज्यादा सीखेगा तो ये जो शिक्षण है वो और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। यानी कि आप बार बार किसी चीज को पढ़ा रहे हो, ए फॉर एप्पल, बच्चा याद नहीं कर पा रहा, आप खुद से ए फॉर एप्पल एक बार लिखे होंगे लेकिन बाद में बच्चा 2-4 दिन बाद भूल गया होगा, लेकिन फिर से उस बच्चे को आप खुद से बोलो लिखो, तो बच्चा अगर नहीं लिख पा रहा है तो उसको पनिशमेंट मतलब ऐसा पनिशमेंट नहीं कि बच्चा डर जाए, मतलब उसको एक साथ बैठाओ और उसको खुद से लिखने का प्रयास करना चाहिए और खुद से सिखाना चाहिए, आखिर उसका दिमाग क्यों नहीं काम कर रहा है ना। इससे क्या होगा कि बच्चा जो है समझेगा कि हाँ इस प्रकार हम अपने आप को, जो अपने पढ़ाई को इफेक्टिव बना सकते हैं। तो इसके लिए टीचर का योगदान बहुत बड़ा होना चाहिए, है ना। टीचर को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा बच्चों को तभी, है ना। आजकल तो बहुत है कि लिख देता है चल जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग जब तक बच्चा सीख नहीं रहा तब तक उनको सिखाना चाहिए। ऐसा होता है, सभी बच्चा एक जैसा नहीं होता है, कुछ बच्चा का दिमाग बहुत फास्ट चलता है, कुछ बच्चा का स्लो। तो आपको जो है क्लास में सभी बच्चा को एक ग्रुप बना करके सभी को लेके चलना है, ना कि 2-4 बच्चों को, ठीक है ना। तो यही बोल रहा है शिक्षक को जो अपने बच्चों को कार्य दिए हैं उसको स्वयं ही करना चाहिए, यही एडवाइस देना चाहिए। और ये भी बोल देना चाहिए बच्चों की आप अपने घर से भी किसी से हेल्प अगर नहीं सकेंगे तो आप दूसरा दिन आइए, तीसरा दिन बताइए, इस प्रकार आप प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 40 नंबर, क्या क्वेश्चन, एक उत्तम शिक्षक वो है, मतलब उत्तम, इतना हिंदी प्योर हिंदी है, उत्तम मतलब एक अच्छा शिक्षक वो है। ऑप्शन देखिए इनमें से, छात्र में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन करता है, मौखिक रूप से ज्ञान प्रस्तुत करता है, सूचना का वर्णन करता है, पाठ्यक्रम को संप्रेरित करता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है कि सूचना को जो है ये संप्रेरित करता है, ठीक है ना। सॉरी इसका पाठ्यक्रम नहीं होगा, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक उत्तम शिक्षक तभी कहलाएगा जब वो व्यवहारगत परिवर्तन करता है। देखिए यहाँ पे इसका जो है सेट में ये आंसर दिया हुआ था लेकिन ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। पाठ्य चर्चा को संप्रेरित करता है तो ये नहीं होगा। एक अच्छा शिक्षक, देखिए अगर हम बेसिक से अगर समझेंगे इतना तो पूरा, एक अच्छा शिक्षक वो है जो आपका चरित्र बदल दे। मान लीजिए आप गलत संगत में हो, मैं बता रहा हूं ऐसे समझने के लिए, ऐसा सभी तो अच्छा होता पढ़ने में, लेकिन कुछ लड़का अगर गलत संगत में चल जाता है तो एक अच्छा टीचर वही होता है जो उसका चरित्र चेंज करके एक अच्छा इंसान उसे बना दे, है ना, उसे जीने लायक बना दे। तो वही बोला छात्र में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन करता है, वही एक उत्तम टीचर कहलाता है ना। सेट में इसका संप्रेरित दिया लेकिन ये नहीं, इसका ऑप्शन ए सही आंसर है, इसका ऑप्शन ए सही है, ठीक है ना। जो आदमी किसी का व्यवहार चेंज कर दे उससे बड़ा और क्या, है ना।
41 नंबर देखिए, शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य वो क्या है, वो आप जानते होंगे कि बालकों को विषय का ज्ञान देना है और उनका मानसिक विकास करना है। वही जो बोले आप, उनका जो सोचने की क्षमता है उसको बढ़ाना है और उनको विषयों के माध्यम से ज्ञान पूरी तरह से भरपूर दे देना है ताकि बच्चा अपने आप काबिल बन सके। एम आई राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेता के आवश्यक तत्व क्या है? अब नेता की आवश्यक तत्व आप देख लीजिए। एक नेता जो होता है उसका आवश्यक तत्व है 3, 4, 5 व्यक्ति में से कोई नहीं, तो 3 तत्व उनका होता है। वो 3 तत्व क्या है, आइए देख लेते हैं। 3 तत्व एक्चुअली है क्या? देखिए, वो 3 तत्व है नेता के जीवन का मूल्य, एक नंबर। दूसरा नंबर है समूह के सदस्य के प्रति विश्वास। तीसरा नंबर है वांछित सामान्य योजनाएं। वांछित सामान्य योजनाएं, ये 3 जो है एक नेता का कर्तव्य है जो कि वो पालन करता है कि उस गांव में क्या क्या योजना लाना चाहिए, मतलब क्या क्या कमी है उसको फुलफिल करना। और विश्वास, समूह के सदस्य विश्वास और जीवन का मूल्य, ठीक है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ज्यादा चल गया ना, हाँ यही है। चलिए, समायोजन की प्रक्रिया है। तो समायोजन जो है क्या है, स्थानांतरण है, अवरोधी है, स्थिर है, गतिशील है। तो समायोजन है एक गतिशील, मतलब आपका कंटिन्यूस जीवन में जो बदलाव हो रहा है वही एक समायोजन प्रक्रिया है, ठीक है। तो इसका कुछ बड़ा इशू नहीं है, बहुत आसान है। 44-45 देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन, दोनों के एक साथ करते हैं। कौशल सीखने की पहली अवस्था है। कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है, तो अनुकरण। अनुकरण, कौशल सीखने की पहली अवस्था अनुकरण होता है। ये सब आप अपने किताब में मिल जाएगा। रुचि का संबंध क्या है, रुचि माने इंटरेस्ट, है ना। अवधारणा, अभिप्रेरणा, अभिक्षमता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए है अवधान। अवधान रुचि का संबंध होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा अवधान। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 46 नंबर देखिए। प्रधान अध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय के नेतृत्व शैली बेहतर है। तो देखिए, प्रधान अध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में नेतृत्व शैली जो बेहतर, वो प्रजातंत्र नेतृत्व शैली। ये जो है एक अध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में नेतृत्व शैली का बेहतर काम करता है, क्योंकि आपको प्रजातंत्र को लेकर चलना है, सबको एक नजर से आपको देखना है, सभी बच्चों को एक नजर से ज्ञान देना है। यही एक जो है प्रधान अध्यापक का कर्तव्य होता है। ऐसा नहीं कि कुछ पर्सनल चीज को वो महत्व देगा, है ना। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है। एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है क्या है, विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान देना, अच्छा संप्रेरण कौशल, विद्यार्थी के हित में ध्यान रखना, प्रभावी नेतृत्व गुण। तो 47 का जो आंसर होगा वो आपका बी हो जाएगा, एक अच्छा संप्रेरण कौशल देना, ठीक है ना। एक अच्छा संप्रेरण कौशल देना। टीचर का बहुत सारे गुण होता है, ऐसा नहीं कि एक ही गुण, 2 ही गुण होते हैं, है ना। जिसमें से और गुण मैं आपको कुछ बता दे रहा हूं जो कि मैं लिख कर रखा हूं। देखिए, विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान देता है, प्रभावी नेतृत्व का गुण होता है टीचर के पास, समायोजन का गुण होता है, विद्यार्थी में प्रोत्साहन बनाए रखना का गुण होता है, स्पष्ट लेखन की क्रियाकलाप करवाने का गुण होता है, शिक्षण सामग्री करवाने का सही जो प्रयोग करवाता है वो टीचर का गुण होता है, अच्छे चरित्र होता है कि टीचर का, जिससे कि बच्चे भी अच्छे चरित्र ग्रहण करते हैं, एक अच्छे व्यक्तित्व का जो है स्वरूप होता है, जिससे कि बच्चा भी एक अच्छे व्यक्ति बनने का प्रयास करते हैं। तो ये सब जो है कुछ इनका तत्कालीन एग्जाम्पल था, ठीक है। अभी 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या है, तो देखिए शिक्षा का जो मेन उद्देश्य है वो है ये सभी, एक अच्छा नागरिक बनना, ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना जो समाज के लिए उपयोगी हो, व्यवहारिकता का निर्माण करना। ये सारे ऑप्शन सही है, इसीलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन तो बहुत आसान था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इतना आसान ऑप्शन। अभी देखिए 49 का, राज्य में शैक्षिक प्रशासन का ढांचा कितने स्तरों में विभाजित है। राज्य में शैक्षणिक प्रशासन का ढांचा कितने स्तरों में विभाजित है, तो देखिए राज्य में जो शैक्षणिक प्रशासन का ढांचा कितने स्तरों में विभाजित है, तो दोस्तों इसका भी 3 स्तरों में
विभाजित है। राज्य का जो प्रशासनिक ढांचा होता है और वो प्रशासनिक जो स्तर होता है वो क्या होता है, चलिए आइए दिखा देते हैं। एक मंत्रालय स्तर का होता है, मंत्रालय स्तर का, दूसरा होता है सचिवालय स्तर का और तीसरा होता है निदेशालय स्तर का। ठीक है, यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, शैक्षणिक नियोजन एवं प्रबंधन एक नया आयाम किस शिक्षा नीति द्वारा दिया गया है। तो देखिए ये जो शिक्षा नीति है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अभी देखिए ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है। सैम पट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना। तो ये सभी जो इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। सैम पट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, ऑल आर द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब 52 नंबर को, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है। विद्यालयों में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना है। चुने गए अध्यक्ष अध्ययन द्वारा, प्रशासनिक अध्ययन द्वारा, गहन अध्ययन द्वारा या सस्वर अधिगम द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका सही है, सस्वर अधिगम द्वारा। अगर आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसके मौखिक मुंह से आप बोल के अगर सस्वर से उसको उच्चारण करके पढ़ाएंगे तो और अच्छी बात है। आप किताब से पढ़ाएंगे कुछ अच्छी बात नहीं है। उच्चारण अगर मान लीजिए अब हम पढ़ नहीं पाए चुने गए अध्ययन द्वारा तो वो अच्छा नहीं है। इसलिए सस्वर अधिनियम द्वारा अच्छी तरह से विद्यार्थी को अभिप्रेरित करना उचित होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की क्रिया को प्रभावित करने के कारक है। सीखने की जो प्रक्रिया है उसको प्रभावित करने की जो कारक होती है वो क्या होती है। तो सीखने की जो कारक होती है वो है अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता। तो देखिए इसका जो आंसर है वो सभी हो जाएगा। प्रशंसा एवं निंदा भी होता है, प्रतियोगिता के द्वारा भी, अनुकरण करके भी। आप ये तीनों माध्यम से जो है सीखने की प्रक्रिया को इफेक्टिव बना सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं, जब आप पढ़ोगे थ्योरी पोर्शन तब आपको अच्छा लगेगा। किताब ले लो कोई थ्योरी का, है ना, पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ समझ जाओगे। 54 नंबर क्वेश्चन देखो, किसी शिक्षक को यदि ये लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु में भली भांति सीख रहा था उसने स्थिरता आ गई है, अब उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे डेस करना चाहिए। देखिए ऑप्शन देखिए, सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, विषय को स्पष्ट से पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, आपको समझा रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन अगर नहीं समझे तो नहीं होगा। कह रहा है कि शिक्षक एक बच्चा को पढ़ा रहा था, वो पहले बहुत अच्छा से पढ़ रहा था विषय वस्तु को, लेकिन अब उसका गति धीमा हो गया, अब उस स्थिरता आ गया, मैंने धीरापन आ गया। तो मैंने कहा था पहले कि शिक्षा जो पढ़ता है कभी आपका फास्ट होता है कभी स्लो होता है, ठीक है ना, है ना, स्लो होता है कभी फास्ट होता है, क्योंकि कुछ कंडीशन ऐसा आ जाता है जिसमें स्लो। मान लीजिए जब 4 महीना 5 महीना स्कूल छुट्टी देते हैं जैसे लॉकडाउन में, तो बच्चा में थोड़ा सा स्थिरता आया होगा, अब फिर से स्कूल खुलेगा, फिर उसका स्पीड बढ़ेगा, है ना, ऐसा भी तो होता होगा ना। लॉकडाउन लगा उतना दिन, 2 साल तक स्कूल छुट्टी, बच्चा में थोड़ा सा यार थोड़ा तो स्थिरता यानी कि स्लोनेस आया होगा, तो फिर से अभी स्कूल खुलेगा फिर स्पीडनेस हो जाएगा। तो वही बोल रहा है सीखने की, इसका ऑप्शन ए सही है, सीखने की प्रक्रिया को स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। मतलब ये ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाता है, ये कभी बढ़ता है तो कभी घटता है सिचुएशन के अनुसार, लेकिन पढ़ाई का रुचि जिंदगी में किसी का भी खत्म नहीं होता है, वो चलते रहता है लाइफ टाइम तक, जब तक कि आप मर ना जाओ। तो वही बोला सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। मतलब हाँ आज चलो उसका स्थिति आया है, कल वो स्थिति दूसरी स्थिति में और इंक्रीज हो सकता है, ठीक है, ऐसा हम लोग मान के चलेंगे, क्योंकि हम लोग टीचर हैं, टीचर में पॉजिटिव वे से सोच के चलना पड़ेगा। चलिए 55 नंबर, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे डेस करना चाहिए। क्या बोल रहा क्वेश्चन पढ़िए, फिर से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अपनी कक्षा में एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए, कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे ना जानने योग्य दूरी बनाए रखनी चाहिए, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी चाहिए, विद्यार्थी को पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। देखो भाई, अगर आप स्टूडेंट के साथ कड़ाई पेश करोगे तो वो थोड़ा सा आपसे एंग्री हो जाएगा और आप ही का बदनाम करेगा, वो टीचर अच्छा नहीं है, ठीक है ना, इसीलिए उसको प्यार से भी सोल्यूशन है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये इसलिए ये गलत हो गया, कक्षा के अन्य विद्यार्थी उससे ना जानने योग्य दूरी बनाए रखे, तो आप किसको मना कीजिएगा,
कि आप उसके साथ मत घूमो, आप तो उसके फादर नहीं हो, या कोई फादर भी बोलता है तो मानता नहीं है, आप ये नहीं रुक सकते हो, ये हो ही नहीं सकता। आप किसी को एडवाइस दो कि उसके साथ मत घूरो, वो खराब है, वैसा हो नहीं सकता। उसके बाद देखिए, उसके समूह के सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, एकदम सही है। आप क्या करो, मान लीजिए 10 लड़का है या मान लीजिए 6 लड़का है, इसमें से ये बैड है, मतलब ये जो है विद्यार्थी की प्रवृत्ति अगर शिक्षा बदलना चाहते हैं, इसका मतलब थोड़ा सा खराब है, इसको मैंने चेंज करना चाहते हैं, तो इस पूरे ग्रुप को वो इसको मना करके भी नहीं होगा, इसको कड़ापन करके भी नहीं होगा, विद्यार्थी को फोर्स करने से भी नहीं होगा। क्या करो, पूरा ग्रुप को ही चेंज कर दो यार, पूरा ग्रुप को ही बुला लो, एक्स्ट्रा क्लास दो, एक्स्ट्रा बैठा के ये लोग को सभी को पनिशमेंट जो करना चाहिए पूरा ग्रुप को दो। तब आपने ये ग्रुप भी उसको बोलेगा, ये भी उसको बोलेगा भाई आराम से पढ़ो, ये भी बोलेगा, तब लड़का खुद ब खुद लाइन पे आ जाएगा, है ना। हम एक को चेंज ना करके उसका पूरा ग्रुप को ही चेंज कर देंगे, बस लाइन पे आ जाएगा बच्चा। तो यही है, अपनी कक्षा में एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता तो क्या करना पड़ेगा, तो भैया उसके समूह को ही, सभी सदस्यों को प्रवृत्ति बदल दोगे तो हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 56 नंबर। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, एक शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण क्या है, तो देखिए एक शिक्षक के लिए जो महत्वपूर्ण चीजें है वो है, मैं डायरेक्ट बोल दे रहा हूं, विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना। देखो एक शिक्षक होता है, कठिनाई में मतलब अब घर में उसका कुछ पैसा का प्रॉब्लम है, कुछ दूसरा प्रॉब्लम, वो सब प्रॉब्लम नहीं, कठिनाई को दूर करना मतलब अगर वो पढ़ने में कुछ अगर सक्षम नहीं है, अगर कुछ चीजें उसका प्रॉब्लम कर रहा है, आपको अगर सॉल्यूशन पूछ रहा था, आप उनको कोशिश कीजिए कि वो सब दूरियां उनको हटाइए, जो कठिनाई वो फेस कर रहा है वो कठिनाई हटाइए। देखिए एक शिक्षक और विद्यार्थी के बीच क्या रहता है, संपर्क पढ़ाई में रहता है, रिलेशन, ऐसा और पर्सनल चीज में कोई रिलेशन नहीं रहना चाहिए। हम टीचर से, गुरु से शिक्षा लेते हैं और शिक्षा ही में जो कठिनाई आती है उसको दूर करने के लिए हम शिक्षक का मदद लेते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट ही बनाने दें तो आप खुद से नहीं बना सकता, टीचर का थोड़ा बहुत हेल्प लेना ही पड़ेगा आपको। तो यही कॉम्बिनेशन है कि स्टूडेंट और टीचर के बीच होना चाहिए। तो वही बोल रहे एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करेगा वो, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा भाई, चलो। विद्यालय निरीक्षक के वर्ग को बांटा गया है, जो विद्यालय है निरीक्षक वर्ग को कितने भाग में बांटा गया है, तो दोस्तों उनको प्रशासनिक कार्य के लिए भी बांटा गया है, निरीक्षण कार्य के लिए बांटा गया है, इंस्पेक्शन और संपर्क कार्य के लिए बांटा गया है। अगर स्टूडेंट नहीं आ रहे तो उनको संपर्क करो, तो ये सभी इन ऑप्शन का राइट आंसर है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, राइट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैब का फुल फॉर्म बोल रहा है भैया, कैब का फुल फॉर्म क्या है, तो सिंपल सा है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, यानी कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार, इसका जो है फुल फॉर्म होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, सब क्वेश्चन टाइम नहीं। कार्यालय विद्यालय का नारी संस्थान है, ये कथन है, किसने कहा भाई, कार्यालय विद्यालय की नारी संस्थान है, ये किसने कहा, तो डॉक्टर S.N. मुखर्जी ने कहा था कि विद्यालय का नारी संस्थान है, am I right? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। ये सब आसान क्वेश्चन है, एक एक लाइनर क्वेश्चन है, वन लाइनर जिसको बोल सकते हैं। भारत में शैक्षणिक अनुगमन करता है कौन, भारत में शैक्षणिक अनुगमन करता है कौन, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो संवैधानिक व्यवस्था का, भारत में शैक्षणिक प्रशासन अनुगमन करता है संवैधानिक व्यवस्था का, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं अब हम, 100 नंबर देखिएगा आप, क्या कह रहा है, वैज्ञानिक प्रबंध मॉडल किसका है, तो देखिए वैज्ञानिक प्रबंध एक मॉडल दिया था, वो दिया था फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने दिया था, ठीक है ना, ये इंग्लैंड के निवासी थे, ठीक है ना, इंग्लैंड के। तो इसी ने जो है फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने जो है प्रबंध मॉडल का जो है दिया था उसने, ठीक है ना, ये मॉडल दिया था। अब ये मॉडल में क्या क्या है ये जब पढ़ेंगे, यहाँ पे तो टाइम पास नहीं करेंगे हम। चलिए 62 नंबर, नेतृत्व मापन के कार्य है। अब नेतृत्व मापन के क्या कार्य हैं, अधीनस्थ का व्यवसायिक विकास करना, संस्थान का विकास करना, कर्मचारियों का प्रबंध जिसमें उसके समय, समस्या और कौशल का बेहतर उपयोग संस्थागत उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किया जा सके। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो 62 नंबर इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर, एक मिनट। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक ने निम्न में से किसे महत्वपूर्ण भूमिका विशेषता मानना चाहिए,
प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? शिक्षक पद्धति और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता, पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता। ऑप्शन डी इसका राइट। एक टीचर जो धैर्य और दृढ़ता का वेट करता है, अगर आपके पास वेटिंग कैपेबिलिटी है तो आप एक टीचर को पढ़ा सकते हो। आप सोच रहे हो 2 दिन पढ़ाएं, 7 दिन पढ़ाएं, 7 दिन पढ़ा के बच्चे को सिखा ही नहीं पा रहे कुछ, ऐसा नहीं होता। उसका और थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वो बंदा सीखेगा। तो आपका क्या होना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता। तो प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किससे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए? तो ये सभी ऑप्शन में ऑप्शन डी परफेक्ट है। दैट इज व्हाई द ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं हम। अभी 64 पैसे नहीं, आप खत्म करते हैं टोटल। देखें यार कितना क्वेश्चन है, ये खत्म हो गया है ना। चलिए उसके बाद 64 और 65 बचा ना। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए किस प्रकार? स्नेह का भी होना चाहिए, विश्वास का भी होना चाहिए, सम्मान का भी होना चाहिए, ये सभी रहता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। बच्चा किस प्रकार सीखता है? पुस्तक पढ़कर, हाँ। परिचर्चा द्वारा, हाँ, मतलब किसी में चर्चा हो रहा तो वो भी सुनकर सीखता है। प्रश्न पूछ कर ये भी सीखता है। तो कई प्रकार से बच्चा सीख सकता है। माता पिता, भाई बंधु, टीचर, टीवी, कहीं से भी वो सीख सकता है। ठीक है ना बच्चा लोग। तो ये क्वेश्चन हटा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। 66 नंबर देखिए। बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए किस प्रकार से? तो बच्चों को तत्काल जो है, जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है, मान लीजिए कोई विद्यार्थी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उसको नकारो मत। आप क्या करो, उनको उनका हेल्प करो उसका जवाब देने में। अगर आप बच्चों को जवाब दे दिए, उसी प्रकार उसको शांत करना है। ऐसा नहीं कि आप सही जवाब अगर नहीं भी जानते हो तो आप इस प्रकार उसको हैंडल कीजिए कि बच्चा शांत जैसे हो जाए, है ना। कि अभी तुम्हारा उम्र नहीं हुआ, या फिर अभी उस चीज के लिए तुम काबिल नहीं हो, या फिर चीज कल बता देंगे, कुछ भी होगा। तो बच्चों अगर आपसे कुछ पूछता है तो उनको जवाब देना चाहिए, तभी बच्चा शांत होता है ना। नहीं तो थोड़ा सा बच्चे में उथल पुथ आ जाती है। तो तत्काल, इस ऑप्शन के अनुसार तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो तो उनकी जो है, उनको शांत करने के लिए जवाब देना जरूरी है। इससे एक अच्छा बेहतर माना जा सकता है। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? ठीक है, तो इसका डायरेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अध्यापक द्वारा बच्चों की स्वतंत्रता को बढ़ाना व सहायता देना। मतलब स्वतंत्रता मतलब खुद से, जो पहले देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन पहले भी हम लोग पढ़े हैं कि बच्चा को खुद से ही करने देना। तो वही बोल रहा है, अध्यापक द्वारा बच्चों की स्वतंत्रता को बढ़ावा एवं सहायता देना, कि वो खुद से करे चीजों को ताकि वो अच्छी तरह से, अच्छी ढंग से समझ पाए, है ना। 68 नंबर देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञात्मक विकास में बाधक है। विकास और सीखना सामाजिक संस्कृति संदर्भ में अभिप्रेत करता है। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। खेलना संज्ञात्मक और सामाजिक दक्षता का एक संपर्क। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ये बाकी सब गलत है और ये सही हो जाएगा। खेलना संज्ञात्मक और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। दैट इज द ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। सही नहीं है, देखिए यहाँ पे सही नहीं है बोल रहा है, ये आपको जानना है। तो बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, यही गलत है, बाकी सब तो सही है। देख लीजिए, बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं। अभी एक क्वेश्चन आया था, बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित है, मतलब खुद से करने के अभिभावक है वो। बच्चे तब सीखते हैं जब उसमें संज्ञात्मक रूप से तैयार होते हैं, मतलब उसको जब हम तैयार करवाते हैं। बच्चा केवल कक्षा से ही सीखते हैं ऐसा थोड़ा ना है। मैंने क्या, वो टीवी से सीख सकता है, न्यूज से सीख सकता है, किसी का सुन के सीख सकता है, कहीं चर्चा हो रहा तो वो सुन के सीख सकता है, बहुत तरह से वो सीख सकता है। ऐसा नहीं कि वो कक्षा में ही सीख सकता है। ये 70 नंबर और लास्ट क्वेश्चन रहेगा। बच्चों को सामूहिक कार्य देना एक प्रभावी शिक्षक रणनीति है, क्योंकि इसका डायरेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया में बच्चों एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। मतलब अगर ग्रुप में जो रहता है तो क्या होता है, मान लीजिए 10-12 लड़का बैठा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, तो अगर ये सीखना चाहता है तो एक दूसरे से भी सीखते हैं। इसका माइंड में कुछ चल रहा है, इसका माइंड में कुछ, इसका माइंड में कुछ, इसका माइंड में कुछ, तो एक दूसरे का साझा करके भी वो लोग सीख सकते हैं, ठीक है ना।
अभी 70 नंबर, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी 70 नंबर तक हो गया, अभी और 30 यानी कि 71 नंबर से 100 क्वेश्चन आपको दिखाना है रीजनिंग का दिखाना है और काम खत्म। ठीक है, तो यहीं तक हमारा वीडियो लास्ट रह रहा है और एक वीडियो रहा रीजनिंग का, खत्म कर देंगे। उसके बाद ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड आपको हम रेगुलर इसके बारे में वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना, एप्टीट्यूड है ना, इसके बारे में रेगुलर एक एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इससे 40 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आगे जितने भी होंगे आपको अपडेट देंगे हम बीएड से रिगार्डिंग। रही बात ओपन काउंसलिंग का, तो वो हम आपको जरूर बताएंगे, आने दीजिए नोटिस। और नए फॉर्म आ रहा है तो तैयारी लग जाइए, अब की बार एग्जाम जरूर होगा। तो चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितने भी वीडियो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। और आ रहा है नेक्स्ट वीडियो 71 से 100 नंबर का रीजनिंग का पार्ट 4, ये पार्ट 3 था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।